चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज कोई नहीं देते हो कुछ। चलिए आज हम आप लोगों को परमेय व्यंजक के बारे में बताएंगे। और परमेय व्यंजक जानने से पहले पिछली कक्षाओं में आपने कुछ छोटी छोटी सी बातें पढ़ी होंगी, या बोलना चाहिए आपका जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में आप राशियों, चर एवं अचर राशि, ज्ञात राशि, अज्ञात राशि, पदों, फलन, बहुपद इत्यादि के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा आपका पूर्व ज्ञान को उभार देते हैं, बोलना चाहिए, ताकि आपको आगे परमेय व्यंजक समझने में तकलीफ न हो। सबसे पहले हम आते हैं राशियों के ऊपर में। राशियों का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने दैनिक जीवन में कोई भी चीजों को गिनने के लिए गणन संख्याओं का या प्राकृत संख्याओं का उपयोग करते हैं, तो जिस चीजों का हम उपयोग करते हैं वह हमारी राशि कहलाती है। और यह राशि अंकों में और बीजीय व्यंजकों के रूप में दोनों रूपों में होती है। अब यह राशि जो है हमारी दो प्रकार से होती है। सबसे पहला होता है चर राशि। बोलचाल की भाषा से स्पष्ट है, चर मूवेबल, घूमने वाला, या यदि हम जानवरों की भाषा में ये करके देखें तो ये बोल सकते हैं चर माने चरने वाला। जानवर जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। चर राशि भी ठीक गणित में उसी तरीके से है, जो स्थिर नहीं होता है या जिसका मान बदलता होता हो। कहने का आशय यह है कि यदि हम एक दुकान में गए और वहां से आलू लिए, यदि हम आलू लेते हैं दुकान जा करके, तो कोई दुकान में आलू 15 रुपए किलो है, कोई दुकान में आलू 20 रुपए किलो है। हर दुकान में आलू का रेट अलग अलग है, वो बदल रहा है। तो जो चीज बदलता रहता है उसको हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और इन चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा चीज आता है हमारा अचर राशि। अचर माने स्थिर, जिसका मान नहीं बदलता है। अचर, स्थिर। कहने का आशय यह है कि स्थिर राशि हम उस राशि को कहेंगे, जैसे अपन कुछ उदाहरण बोल सकते हैं। ये एक क्या है? डस्टर है। ये एक क्या है? डस्टर है। एक डस्टर है, हमेशा यहां पर वो एक ही रहेगा। यह कितना चाक है? 2 चाक है, 2 का मान 2 ही रहेगा। यहां पर कितने बल्ब लगे हुए हैं? 2 बल्ब लगे हुए हैं। फैन कितने लगे हुए हैं? 4 फैन लगे हुए हैं। तो इसका मान स्थिर है, ज्यादा भी नहीं है। जिसका मान बदलता नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। और ये अचर राशि हमारे 1, 2, 3, 4 से लेकर के कहां तक के होंगे? अनंत तक के होंगे। ये 2 चीज क्लियर हो गया। हम चर राशि किसको कहते हैं और अचर राशि किसको कहते हैं? वे राशि जिसका मान परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है, वेरिएबल। और जिसका मान परिवर्तित नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अचर राशि कहलाता है। अब इन चर राशि और अचर राशि को हम यदि मिला दें, चर राशि और अचर राशि का हम गुणा कर दें, तो वो एक बीजीय राशि बन जाती है। जैसे
बीजीय राशि। मैं यदि ये लिया, ये कैसी राशि है? अचर राशि। और इस अचर राशि में मैं एक चर राशि, ये क्या है? x। चर राशि क्या है? x। बीजीय अचर राशि में मैं चर राशि का जब गुणा कर दिया तो ये मेरे को क्या मिल गया? 5x, जिसमें हमको मालूम वाली भी संख्या है और जिसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है, जिसका मान हमको मालूम नहीं है। x का मान नहीं मालूम क्या है, कुछ भी हो सकता है x का मान, ठीक है ना। तो जब हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, तो वो क्या में परिवर्तित हो जाता है? बीजीय राशि में परिवर्तित हो जाता है। यह बीजीय राशि कुछ भी हो सकता है। यदि मैं 10 के साथ y का गुणा कर दिया तो ये 10y भी बीजीय राशि हो गया। 125 के साथ मैं z का गुणा कर दिया तो 125z, ये भी एक बीजीय राशि हो गया। क्लियर है? अब इस बीजीय राशि के बाद में यहां पर हम क्या चीज देखते हैं? बीजीय राशि के बाद आप एक चीज देखे होंगे, यहां पर एक एक दिख रहा है, 5x यह इकलौता है, ये 10x ये इकलौता है, ये 125x इकलौता है, एक ही पद है, दोनों को मिलाकर के एक बन गया। तो जब बीजीय राशियों में एक ही पद होता है, बीजीय राशियों में एक ही पद होता है तो हम उसको एक पदी बोलते हैं। एक पदी बीजीय राशि। एक पदी बीजीय राशि हम कुछ भी बोल सकते हैं, 5x, 10y, -10z, 125y, 15x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ये एक पदी बीजीय राशि है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अब हम यदि आते हैं कि यदि हम एक से अधिक बीजीय राशि को जोड़ें तो वहां पर पद कितने हो जाएंगे? 2। एक पदी में और एक पद को जोड़ दें तो कितने पद हो जाएंगे? 2 पद हो जाएंगे। तो जब 2 पद हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 2 पदी बीजीय राशि। जैसे 2 पदी बीजीय राशि में 5x धन 3y, यहां पर पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। ये 1 और ये 2। 2x स्क्वायर धन 3, यहां पर भी पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। 3z स्क्वायर ऋण 8, पदों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो जब पदों की संख्या 2 हो तो हम उसको क्या कहते हैं? द्विपदीय बीजीय राशि। अब यदि पदों की संख्या 2 से और बढ़ जाए, अभी तक के तो 2 ही आया, और पदों की संख्या जब 2 से अधिक हो जाती है तो हम उसको त्रिपद बोलते हैं, त्रिपदी बीजीय राशि। जैसे 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 8, 2x स्क्वायर ऋण 5x धन 8। यहां पर देखो, एक पद, 2 पद और ये कितने पद हो गए? 3 पद। ठीक उसी तरीके से 3y स्क्वायर धन 8y ऋण 125, यहां पर हमारे कितने पद हो गए? 3 पद। कितने पद हो गए? 3 पद। तो हम इसको त्रिपदी बीजीय राशि कहते हैं। अब यदि पद, अब ये तो बढ़ते जाएगा, 3 पद के बाद एक और बढ़ा देंगे तो चतुर्थ पद हो गया, एक और बढ़ा दिए तो पंचम पद हो गया, ये गिनती तो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जब पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाती है, जब पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाती है तो वह हमारा बहुपद कहलाता है। वो बीजीय राशि क्या में परिवर्तित हो गया? बहुपद में परिवर्तित हो गया। तो एक नया शब्द आया हमारे पास में, बहुपद।
जब पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाती है तो उसे बहुपद कहते हैं। पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाती है तो हम उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद में चरों का जो गुणांक होता है वो शून्येतर होता है। शून्येतर का मतलब शून्य नहीं होता है। बहुपद में चरों का गुणांक एक वास्तविक संख्या शून्येतर पूर्णांक होती है। हम ये बोले कि जब पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो जाती है तो उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद में चरों का गुणांक एक वास्तविक संख्या शून्येतर पूर्णांक होता है। शून्येतर पूर्णांक मतलब उसका जो गुणांक है वह शून्य नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम px इक्वल टू 5x स्क्वायर ऋण 3x प्लस 2 लिखे। ये एक हमारा बहुपद है। 5x स्क्वायर ऋण 3x प्लस 2, या हिंदी में हम इसको बोले तो 5x का वर्ग ऋण 3x धन 2। ये एक बहुपद है जिसमें चर राशि क्या है? चर राशि क्या है? इसमें चर राशि है x और अचर राशि क्या है? अचर राशि है इसमें 5 और ऋण 3। तो चर राशि का जो गुणांक है, ये यहां पर चर राशि x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 5। और यहां पर चर राशि भी x है, इसका गुणांक कितना है? ऋण 3। ये जो 5 और ऋण 3 है इसका मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। तो जब इस तरीके से कोई पद आते हैं तो उन सभी पदों को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कोई भी समीकरण जिसमें 3 या 3 से अधिक पद हो उन पदों को हम बहुपद कह सकते हैं। जैसे 8y स्क्वायर ऋण 5x धन 15, 3a स्क्वायर ऋण 2b प्लस 15, कुछ भी लिख देते हैं हम। पदों की संख्या है, हम चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। हम यदि यहां पर और लिख दिए 4a का घात 3 लिख दिए, पदों की संख्या कितनी हो गई? पदों की संख्या कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4, पदों की संख्या 4 हो गई। हमको मुख्य चीज सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब पदों की संख्या 3 या 3 से अधिक हो तो हम उसे बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक के? अब बहुपद के आने के बाद में संख्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे भिन्न संख्याएं होती है, छोटी कक्षाओं में आप भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़े होंगे। भिन्न संख्या हम किसको बोलते हैं? वे संख्या जिसको हम सही बटे के रूप में लिख सके, या दूसरे शब्दों में जो भिन्न संख्या है उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। पिछली क्लास में आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकें
जहां Q नॉट इक्वल टू 0 या Q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, जहां Q शून्य के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। P को हम क्या बोलते हैं? अंश, और Q को क्या बोलते हैं? हर। दूसरी शब्दों में यदि हम इसकी परिभाषा को बोलना चाहें तो वे संख्याएं जिसे हम अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके, जहां हर मीन्स नीचे की संख्या मीन्स डिनोमिनेटर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 5/7, ऋण 3/8, 18/25, 0/15, ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। हमारा परिभाषा क्या बोला है? Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, और Q के जगह में यहां क्या है? 15। P को नहीं बोला है, P शून्य हो सकता है। तो इस तरीके की संख्याएं, चाहे वो धनात्मक संख्याएं हो, चाहे वो ऋणात्मक संख्याएं हो, वह संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या की जब आपको परिभाषा क्लियर हो गई सबको, परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके, जहां Q शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब इस परिमेय संख्या से ही क्या बना है? परिमेय व्यंजक। इसी परिमेय संख्या से हमारा परिमेय व्यंजक बना है। अब यदि इस परिमेय संख्या के साथ कोई बहुपद जुड़ जाए, इस परिमेय संख्या के साथ कोई बीजीय राशि जुड़ जाए, वो बीजीय पद बन जाएगा। बीजीय पदों की संख्या ज्यादा हो गई तो वो बहुपद बन जाएगा। दूसरे शब्दों में अब यदि हम परिमेय संख्या जानने के बाद में यदि हम परिमेय व्यंजक की परिभाषा बनाने की कोशिश करें तो इसी से देखो क्या बन जाएगा? परिमेय व्यंजक। कोई बहुपद, हम आपको बहुपद के बारे में भी बताएं। ये बहुपद के उदाहरण है। 8y² ऋण 5x धन 15, या 4a³ धन 3a² माइनस 2b प्लस 15, जिसमें 3 या 3 से अधिक पद हो तो उसको हम बहुपद कहते हैं। परिमेय संख्या के बारे में बताए, जिसको P बटे Q के रूप में लिख सके तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। अब दोनों को यदि हम मिक्स कर दिए कि कोई बहुपद Px व Qx इस प्रकार हो कि इसका कोई बहुपद Px व Qx को भाग के रूप में Px बटे रूप में भाग के रूप में लिख सके तो उसे परिमेय व्यंजक कहते हैं, जहां Qx शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। एकदम देखो उन दोनों का हम मिक्स के रूप में, यहां पर भी देखो हम इसको P बटे Q में लिखे थे। इस P के साथ में x लग गया तो वो एक बहुपद को बताता है।
तो कोई बहुपद px व qx को भाग के रूप में मतलब px को हम qx से भाग दें, px बटे qx के रूप में लिख सके तो उसे परिमेय व्यंजक कहते हैं। अब ये जो px और qx के रूप में लिख सके हम उसको परिमेय व्यंजक कहते हैं, इतना लिख देने से ही सफिशिएंट नहीं होता जब तक कि हमको इसका कोई उदाहरण पता न चले। तो हम उदाहरण के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 बटे x धन 2। 3 संख्या है तो ये भी बहुपद है, ये भी पद में है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये हमारे एक क्या है, ऊपर वाला भी बहुपद है और नीचे वाला भी बहुपद है। दूसरा उदाहरण जैसे 8y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 125 बटे 8y स्क्वायर ऋण 120। कुछ भी लिख दिया, मेरे मन में, मैं पढ़ के नहीं ये कर रहा हूं, जो मेरे मन में उदाहरण आ रहा है वो मैं उदाहरण लिख दिया हूं। मेरा ये बताने का मतलब ये है कि आप भी उदाहरण अपने मन से बना सकते हो। पुस्तक में जो उदाहरण दिया है वही उदाहरण ही सही है, दूसरा हमारे द्वारा लिखा गया कोई उदाहरण सही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये नजर आना चाहिए कि हम परिमेय व्यंजक उसको कहते हैं जिसका ऊपर भी बहुपद हो और नीचे भी बहुपद हो, अंश में भी बहुपद हो और हर में भी बहुपद हो। तो ये 2 उदाहरण हो गए हमारे परिमेय व्यंजक के। क्लियर हो गए? परिमेय व्यंजक किसे कहते हैं? कोई बहुपद जिसे px व qx को भाग के रूप में px बटे qx के रूप में लिख सके तो उसे हम परिमेय व्यंजक कहते हैं, जहां qx शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे का शून्य किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि इसके जगह शून्य होगा तो हम इसको परिमेय व्यंजक नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हम अपने शीर्षक तक के पहुंच गए कि परिमेय व्यंजक हम किसको कहते हैं। अभी शुरुआत हम कहां से किए थे? आपके पूर्व ज्ञान से। छोटी कक्षाओं में या पिछली कक्षाओं में आपने क्या क्या पढ़ा था? संख्याओं के बारे में पढ़ा था। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, फिर चर और अचर राशि को मिलाने से बीजीय पद बने, बीजीय पद से फिर एक पद बने, फिर एक पद से 2 पद बने, 2 पद से 3 पद बने, 3 पद से बहुपद बने, और जब बहुपदों की संख्या अधिक हो गई, बहुपद तो लास्ट आ गए, फिर बहुपद के बाद में हम परिमेय संख्या में आए। पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, जितने भी पिछली कक्षाओं की संख्या होती है, हम ज्यादा अंदर नहीं गए। जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हर शून्य के बराबर न हो तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको रेशनल नंबर कहते हैं। और उस रेशनल नंबर के बाद में रेशनल नंबर से हमारा परिमेय व्यंजक या रेशनल एक्सप्रेशन ये बना, और परिमेय व्यंजक जो कि हमारा इस पाठ का शीर्षक है। अब हमको इस अध्याय में, परिमेय व्यंजक वाले अध्याय में, कि इन परिमेय व्यंजकों को किस तरीके से जोड़ना है, किस तरीके से घटाना है, किस तरीके से गुणा करना है, किस तरीके से भाग देना है, इनका योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इनका गुणन प्रतिलोम क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है? चलिए अब आते हैं आगे।
अब आया हमारा परिमेय व्यंजकों की समानता। समानता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समानता का मतलब तुलना करना दो से, परिमेय व्यंजकों की समानता। हमारे दो परिमेय व्यंजक, दो परिमेय व्यंजक px बटे qx व rx बटे sx इस प्रकार है कि हमारे पास दो परिमेय, हम आपको पहले परिभाषा में बताया कि हम परिमेय व्यंजक को कैसे लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में। px बटे qx एक हमारा परिमेय व्यंजक है, नीचे में एक उदाहरण दिए थे ना। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में कोई दो परिमेय व्यंजक है, px बटे qx और rx बटे sx इस प्रकार है कि px बटे qx बराबर rx बटे sx। ये दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों परिमेय व्यंजक कैसे हैं? बराबर हैं। तो जब दोनों परिमेय व्यंजक आपस में बराबर होते हैं तो इनका तिर्यक गुणा करने पर px sx और qx इंटू rx होता है। पहले परिमेय व्यंजक का अंश और दूसरे परिमेय व्यंजक का हर ये बराबर होता है पहले परिमेय व्यंजक का हर और दूसरे परिमेय व्यंजक का अंश के बराबर। तो जब इस तरीके से हम इसका तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और वो दोनों बराबर आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि दोनों परिमेय व्यंजक बराबर है या इक्वल है। या इसकी ये शर्त है कि दो परिमेय व्यंजक बराबर होने के लिए उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुणा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा परिमेय व्यंजक का प्रकार। परिमेय व्यंजक का प्रकार, परिमेय व्यंजक या रेशनल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमारा तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समपरिमेय व्यंजक, समपरिमेय व्यंजक। दूसरा होता है विषम परिमेय व्यंजक, और तीसरा होता है मिश्रित परिमेय व्यंजक। यह सबसे महत्वपूर्ण है तीनों प्रकार, समपरिमेय व्यंजक, विषम परिमेय व्यंजक और मिश्रित परिमेय व्यंजक। सबसे पहले वाले में आते हैं हम। समपरिमेय व्यंजक। जब किसी परिमेय व्यंजक का अंश जो है वो हर से कम होता है। जब किसी परिमेय व्यंजक का अंश, या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि किसी परिमेय व्यंजक के अंश के चरों का घात, लिख देते हैं हम, किसी परिमेय व्यंजक के अंशों में उसके चर राशि का घात हरों के चर राशि के घातों से कम होता है, उसे
परिमेय व्यंजक कहते हैं। कहने का आशय यह है कि किसी परिमेय व्यंजक के अंशों में उसके चर राशि का घात हरों के चर राशि के घातों से कम होता है, उसे समपरिमेय व्यंजक कहते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे 5x धन 3 बटे 3x स्क्वायर ऋण 8x धन 5, ये एक परिमेय व्यंजक लिखा हूं मैं, एक परिमेय व्यंजक का उदाहरण है। इस परिमेय व्यंजक में यहां पर जो x है और यहां पर x है, ये दोनों x हमारे चर राशि हैं। 5x धन 3 ये अंश है और 3x स्क्वायर ऋण 8x धन 5 हर है। यहां पर अंशों में जो चर राशि है उसका घात कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब इसका घात कितना है, 1 है। यहां पर कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए इसका घात 1 है, और यहां पर इसका घात हमको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो हर के चर राशि से अंश के चर राशि का घात कम है। हर के चर राशि के घात से अंश के चर राशि का घात कम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समपरिमेय व्यंजक। एक आध उदाहरण आप और लिख सकते हो, जैसे 15y का घात 4 ऋण 3y क्यूब ऋण 15y धन 18। मैं कुछ भी लिख दे रहा हूं। अब इसको हमको क्या बनाना है, समपरिमेय व्यंजक बनाना है। समपरिमेय व्यंजक का उदाहरण लिख रहे हैं हम, और ऊपर में हम लिख दिए। ये समपरिमेय व्यंजक का उदाहरण तभी बन पाएगा जब हम इसके हर का एक ऐसा बहुपद लिखेंगे जिसका जो घात है, चर का घात, वो अंश के घात से अधिक हो, तब तो ऊपर वाला कम होगा। हम यहां पर 2y की घात 5 ऋण 15y धन 125 लिख दिया। अब यहां पर देख लो, यहां पे अधिकतम घात कितना है, 4, यहां पे अधिकतम घात कितना है, 5। नीचे के घात से ऊपर का घात कम हो गया, क्या कहलाया वो, समपरिमेय व्यंजक। क्लियर हो गया। अब यदि यही समपरिमेय व्यंजक की परिभाषा को हम उलट दें तो एक नया परिभाषा बन जाएगा। जैसे ये कहलाएगा हमारा विषम परिमेय व्यंजक। विषम परिमेय व्यंजक। अब देखो, पहला वाला समपरिमेय व्यंजक के उदाहरण में हम क्या बताए थे कि किसी परिमेय व्यंजक में अंशों का जो घात होता है वो हरों के घात से कम होता है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंशों का घात अधिक और हर का घात कम। अभी यहां पर हर का घात अधिक होता है लिखे थे, हर मतलब वही है ना, हर के घात से कम होता है, मतलब हर का घात अधिक हुआ। तो जस्ट हम इसका यदि उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा हमारा परिभाषा नया कि किसी परिमेय व्यंजकों में जब अंश के चरों का घात हर के चरों के घात से अधिक होता है तो उसे विषम परिमेय व्यंजक कहते हैं। जस्ट उल्टा हो गया वो कि जब किसी परिमेय व्यंजक में अंश के चरों का घात हर के चरों के घात से अधिक होता है तो हम उसे विषम परिमेय व्यंजक कहते हैं। अब हम ये जो उदाहरण दिए हुए हैं, समपरिमेय व्यंजक का जो हम उदाहरण दिए हुए हैं, इसी उदाहरण को यदि हम पलट देते हैं तो हमको वो विषम परिमेय व्यंजक का उदाहरण मिल जाएगा। जैसे इसी उदाहरण को देखो, हम पहले क्या लिखे थे, 5x धन 3 बटे 3x का वर्ग ऋण 8x धन 5। यहां पर समपरिमेय व्यंजक में x की घात 1 है और हर की घात 2 है।
हम इसको पलट दिए तो ये क्या हो जाएगा, 3x का वर्ग ऋण 8x धन 5 बटे 5x धन 3। इस उदाहरण में आप क्या देख रहे हो कि इस परिमेय व्यंजक में अंश की घात अधिक है। अंश की चर राशि क्या है, x, इसकी घात 2 है, और हर की चर राशि भी x है, इसकी घात कुछ नहीं है, माने कितना है, 1 है। तो जब किसी परिमेय व्यंजक में अंश की घात, अंश के चर राशि के जो घात है वो हर के चर राशि के घात से अधिक हो, अंश का अधिक हो और हर का कम हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, विषम परिमेय व्यंजक। अब आपको विषम परिमेय व्यंजक का कोई भी उदाहरण बनाना है, तो हमारे जो बुक में उदाहरण दिया हुआ है वो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी उदाहरण को रटें या उसी को बनाएं। आप उस उदाहरण को, उस एग्जाम्पल को अपने मन से भी बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यदि एक बटे का निशान खींच दिया, पहले लकीर खींच दिया और यहां पर लिख दिया 3x स्क्वायर धन 5x ऋण 5, मैं हर का मान को पहले लिख दिया। अब मेरे को इसको विषम परिमेय व्यंजक बनाना है, तो विषम परिमेय व्यंजक की परिभाषा में मैं क्या बताया हूं कि हर की घात, अंश की घात अधिक होती है। तो यहां पर x की घात कितना है, 2, मैं कितना भी ज्यादा ऊपर में लिख सकता हूं, मैं 5x की घात 5 ऋण 4x की घात 3 ऋण 18 लिख दिया, खत्म कर दिया, कुछ नहीं होता उससे। तो यहां पर इसकी घात ज्यादा है और इसकी घात कम है, अंश की घात ज्यादा है और हर की घात कम है, तो ये क्या में परिवर्तित हो गया, विषम परिमेय व्यंजक में परिवर्तित हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद हम इसके तीसरे प्रकार में आते हैं जिसको हम बोलते हैं मिश्रित परिमेय व्यंजक। मिश्रित परिमेय व्यंजक हमारा इस तरीके से होता है, दो नाम से स्पष्ट है, मिश्रित माने मिला हुआ, मिश्रित माने मिला हुआ। तो किसी परिमेय व्यंजक का एक भाग पूर्णांक व्यंजक हो, किसी परिमेय व्यंजक का एक भाग पूर्णांक व्यंजक तथा दूसरा भाग सम परिमेय व्यंजक हो तो उसे मिश्रित परिमेय व्यंजक कहते हैं। एक भाग समपूर्णांक व्यंजक, एक भाग पूर्णांक व्यंजक और दूसरा भाग सम परिमेय व्यंजक। सम परिमेय व्यंजक मतलब आपको भूलना नहीं है, सम हम किसको बोलते हैं, जहां अंश में घातों का मान कम होता है और हर में घातों का मान ज्यादा होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण हम इसका लेते हैं, x धन 5 धन x स्क्वायर ऋण 3x धन 5 बटे 3x का घात 3 ऋण 8x स्क्वायर धन 5x ऋण 25, कुछ भी लिख दिया हूं मैं अपने मन से। उसमें ध्यान हमको ये रखना है, मिश्रित परिमेय व्यंजक ये एक पूर्णांक व्यंजक है, ये एक पूरा पार्ट है। यदि हम इसको सामान्य संख्याओं से तुलना करें तो ये कुछ किस तरीके से है, जैसे आप उसको वो संख्या कहते हैं ना, सही बटे वाली संख्या, 3 सही 4 बटे 5, सामान्य संख्याओं में हम बोलते हैं ना 3 सही 4 बटे 5। इसका मतलब क्या होता है, 3 धन 4 बटे 5। संख्याओं में आप पढ़े हो, 3 सही 4 बटे 5 का मतलब 3 धन 4 बटे 5। अब यहां पर देखो, ये 4 छोटा है और ये 5 बड़ा है। ठीक वही चीज यहां पर है, ये हमारी एक अलग से पूर्णांक व्यंजक है और यहां पर ये ऊपर
अंश और नीचे हर, अंश की घात कम और हर की घात ज्यादा। संख्या में भी देख लो, अंश का मान कम और हर की मान ज्यादा। दोनों का आप तुलना करके मैं बता रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऊपर की संख्या हमेशा छोटी होनी चाहिए, या मिश्रित परिमेय व्यंजक में अंश का जो घात का मान है बराबर हो या छोटा हो, बराबर हो या छोटा हो, तो हम उसको मिश्रित परिमेय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, कट। नेक्स्ट, मिश्रित परिमेय व्यंजक के बाद में आता है हमारा परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप। परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप। चलिए, परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप को हम आपको अगली कक्षाओं में बताएंगे। ठीक है।